मेहरानगढ़ का किला पत्थरों से नहीं, इतिहास से बना था। उसकी ऊंची दीवारें दिन में धूप से सुनहरी हो जाती और रात को चांदनी में चांदी सी चमक उठती। कहते हैं कि इस महल में हर पत्थर में कहानी छिपी है, कुछ इज्जत की, कुछ गुनाह की और कुछ ऐसी जो किसी ने कभी कही ही नहीं। रानी देवयानी उस शाम अपनी खिड़की पर खड़ी थी। हवा में महक थी, रात रानी की। दूर कहीं नाद की आवाज थी, मंदिर में आरती खत्म हो चुकी थी। लेकिन उनके मन में कुछ अधूरा था, कुछ जो हर रोज की तरह आज भी उन्हें बेचैन कर रहा था। राजा भानुदेव युद्ध से लौटे थे, पर उनके दिल की दूरी अब भी वही थी। राजनीति, राजपाट और अभिमान, बस यही उनके बीच रह गया था। प्रेम का नाम अब बस सोने की दीवारों पर जड़ा हुआ एक शब्द था। उसी बीच रानी की नजर महल के नीचे के आंगन पर पड़ी। वहां पहरा दे रहा था एक युवा सिपाही। नाम था वीरेंद्र। ऊंचा, सुदर्शन और आंखों में अजीब सी चमक। वो रोज वहीं रहता, पर आज की रात कुछ अलग थी। शायद इसलिए कि चांद पूरा था, या शायद इसलिए कि रानी की नजर उस पर कुछ ज्यादा देर तक ठहर गई थी। वीरेंद्र ने ऊपर देखा, उनकी खिड़की की दिशा में। दोनों की निगाहें बस एक पल के लिए मिली, मगर उस एक पल ने वक्त को रोक दिया। हवा जैसे थम गई। फिर उसने झुककर सलामी दी और सिर झुका लिया। देवयानी का दिल अनायास ही धड़क उठा। उन्हें नहीं पता था क्यों। अगले दिन भी वही हुआ, और उसके अगले दिन भी। वो आता, पहरा देता, और कभी कभी जब रानी अकेली होती तो उनकी खिड़की की तरफ देख लेता। एक बार जब रानी गलियारे से गुजर रही थीं, उन्होंने देखा कि वीरेंद्र मंदिर के पास खड़ा है। उन्होंने बिना सोचे कहा, सिपाही। वो तुरंत झुक गया। जी महारानी। रानी ने कहा, तुम रोज मेरी खिड़की की ओर देखते हो? वो चुप रहा। क्या देखता है वहां? रानी की आवाज में हल्की मुस्कान थी, मगर आंखों में प्रश्न। वीरेंद्र ने धीमे स्वर में कहा, चांद महारानी, वही तो उगता है उस दिशा में। रानी मुस्कुराई। हर दिन? हाँ, हर रात। रानी ने कुछ नहीं कहा और चली गई। लेकिन उस रात जब उन्होंने खिड़की खोली तो देखा वही सिपाही, वही आंगन और वही नजर। अब वो बात जो हंसी में कही थी सच लगने लगी थी। रातों की खामोशियां अब बोझिल नहीं लगती थीं। समय बीतता गया, पर कुछ बदलता नहीं था, बस निगाहें गहरी होती गईं। एक शाम जब रानी बगीचे में थी, बारिश शुरू हो गई। सब लोग भाग गए, मगर वो वहीं रह गईं। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी। और तभी वीरेंद्र दौड़ता हुआ आया। महारानी, भीतर चलिए, भीग जाएंगी। रानी ने उसकी ओर देखा और कहा, बरसात में भीगना अपराध है क्या? आपके लिए शायद नहीं, लेकिन मेरी ड्यूटी कहती है कि मैं आपको सुरक्षित रखूं। तो रखो, रानी ने धीरे से कहा। वो वहीं खड़ा रह गया। कुछ पल बीते, फिर उसने अपनी चादर उतारकर रानी के कंधे पर रख दी। रानी ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं। उस पल में महल, ताज, पदवी सब फीके पड़ गए थे। केवल एक सच्चा सन्नाटा बचा था, जिसमें दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। जब बारिश थमी, रानी ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? वीरेंद्र, उसने उत्तर दिया। वीर, नाम भी वैसा ही जैसा नजर। वीरेंद्र ने सिर झुका लिया। रानी चली गई, मगर पीछे हवा में कुछ रह गया, शायद कोई एहसास जो अब दोनों के बीच सांस लेने लगा था। अगले कई दिन तक दोनों नहीं बोले, पर हर रात खिड़की और आंगन के बीच वही अनकहा संवाद चलता रहा। एक रात रानी ने अपनी दासी से कहा, अगर कोई व्यक्ति बिना बोले भी आपके मन में उतर जाए तो क्या वो पाप है? दासी ने झुककर कहा, प्यार पाप नहीं होता महारानी, बस राजमहल उसे स्वीकार नहीं करता। रानी चुप रही। उस रात फिर खिड़की खुली, नीचे वही सिपाही। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, और बस देखा। कोई शब्द नहीं, कोई वादा नहीं, पर इतना जरूर था कि अब दोनों को पता था कि कहानी शुरू हो चुकी है। और हर शुरुआत की तरह ये भी खूबसूरत थी और खतरनाक भी। महल के गलियारे अब रानी देवयानी को पहले जैसे नहीं लगते थे। हर मोड़, हर सीढ़ी, हर दीवार अब किसी स्मृति से भरी लगती थी, जैसे किला खुद उनकी नजरों में वीरेंद्र का नाम फुसफुसा रहा हो। दिन में वो रानी थी, सिंहासन की गरिमा, जनता की कृपा और राजा की प्रतिष्ठा का प्रतीक। पर रातों में वो बस एक औरत थी, जो अपने दिल के शोर से बच नहीं पाती थी। उनके कमरे में रेशमी पर्दे हवा से हिलते रहते। खिड़की के पार जब भी उन्होंने देखा, वही जगह थी, वही आंगन और वही सिपाही। वीरेंद्र अब भी अपने पहरे पर था, पर अब उसकी आंखों में कुछ और था। एक प्रश्न, एक प्रतीक्षा और एक मौन वादा। एक रात जब हवाएं बहुत ठंडी थीं और आसमान में बादल तैर रहे थे,
रानी ने अपनी दासी से कहा, सब लोग विश्राम करें, मुझे अकेला छोड़ दो। दासी ने प्रणाम किया और चली गई। रानी ने धीमे से खिड़की खोली। नीचे चांदनी बिखरी हुई थी। पत्थर की सीढ़ियों के पार नीम के नीचे वीरेंद्र खड़ा था, जैसे किसी पुकार की प्रतीक्षा में। रानी ने धीमे स्वर में कहा, सिपाही। वीरेंद्र ने सिर उठाया और जैसे उसकी सांसें थम गईं। क्या तुम हर रात यही सोचते हो कि मैं तुम्हें देखूंगी? रानी ने पूछा। नहीं महारानी, मैं सोचता हूं कि शायद आज आप मुझसे कुछ कहेंगी। रानी कुछ देर चुप रहीं। और अगर मैं कह दूं कि मेरा दिल तुम्हारे सन्नाटे में सुकून पाता है? वीरेंद्र ने सिर झुका लिया। तो मैं उस सन्नाटे की हिफाजत जान देकर भी करूंगा। रानी मुस्कुरा दी, मगर आंखों में नमी थी। राजमहल की मर्यादाएं बहुत ऊंची होती हैं वीरेंद्र, वहां दिल के लिए जगह नहीं होती। वीरेंद्र ने धीरे से कहा, फिर भी कुछ दिल दीवारों के पार सुनाई दे जाते हैं। उस रात वो दोनों बहुत देर तक खामोश रहे। बस चांद की रोशनी उनके बीच बंटती रही। रानी का दिल किसी अनजाने भय से कांप रहा था, जैसे कोई देख रहा हो। उन्होंने खिड़की धीरे से बंद कर दी। मगर अगली सुबह जब सूरज उगा, रानी ने देखा उनके खिड़की के नीचे किसी ने चांद के आकार का छोटा पत्थर रख दिया था। वो वीरेंद्र था। एक चुप संदेश, एक मौन सलाम। दिन बीते, अब रानी हर काम जल्दी निपटाती ताकि रात आने पर वो वही खिड़की खोल सके। उनका चेहरा निखरने लगा था। महल की औरतें कहती, रानी जी आजकल बहुत प्रसन्न लगती हैं। पर किसी को नहीं पता था कि उनके मन का कारण कोई सोने का गहना नहीं, बल्कि एक सैनिक की सच्ची निगाहें थी। एक शाम जब किला मेहमानों से भरा था, वीरेंद्र को अंदर के द्वार की सुरक्षा में बुलाया गया। रानी राजमहल के मुख्य कक्ष में थीं। वो भीतर आईं तो उनकी नज़र वीरेंद्र पर पड़ी। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली। इतने लोगों के बीच फिर भी जैसे दुनिया रुक गई। रानी ने अपनी नज़र झुका ली, मगर उनके होठों पर मुस्कान थी जो किसी ने नहीं देखी। उस रात रानी अपने कमरे में अकेली थी। उन्होंने वही पत्थर उठाया और खिड़की पर रख दिया, और जैसे किसी अनदेखी पुकार से नीचे से हल्की सी आवाज आई, आपकी खामोशी अब मेरी दुआ बन गई है। रानी का दिल धड़क उठा। वो धीरे से बोली, दुआओं को गुप्त रखना सीखो वीरेंद्र, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक वीरेंद्र नजर नहीं आया। रानी बेचैन रहने लगी। रातें लंबी लगने लगीं। एक दिन उन्होंने अपनी दासी से पूछा, नीचे पहरे पर कौन है? महारानी, पिछले 3 दिन से सिपाही वीरेंद्र को दूसरे द्वार पर भेज दिया गया है। राजा का आदेश था। रानी के हाथ से प्याला गिर गया। आवाज पत्थर पर गूंजी, पर भीतर जो टूटा वो और गहरा था। उसी रात उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, बस 2 पंक्तियां। जिसे देखना आदत बन जाए, उसकी गैरहाजिरी सजा बन जाती है। उन्होंने वो चिट्ठी अपनी दासी को दी और कहा, किसी को बताए बिना वीरेंद्र तक पहुंचा देना। अगली रात जब उन्होंने खिड़की खोली तो नीचे कोई नहीं था, पर नीम के तने पर एक कागज लटक रहा था। उसमें लिखा था, महारानी, मुझे जहां भेजा गया है वहां से भी आपकी खिड़की दिखती है। मैं हर रात उसे देखता हूं। रानी के होठों पर आंसू की एक बूंद मुस्कान में बदल गई। मगर उसी रात किसी ने राजा भानुदेव से कहा, महाराज, इन दिनों रानी साहिबा बहुत अकेली रहने लगी हैं, कुछ बदला सा लगता है। राजा ने बस सिर हिलाया, मगर उनके चेहरे पर संदेह की छाया थी। अगले दिन उन्होंने गुप्त रूप से एक सैनिक को आदेश दिया, रानी के महल के आसपास निगरानी रखो, देखो कोई वहां बार बार तो नहीं आता। महल की दीवारों पर अब चुप्पी नहीं थी, बल्कि साजिश की आहट थी। रानी और वीरेंद्र का मौन प्रेम अब खतरे की ओर बढ़ रहा था। और उस रात जब रानी ने फिर खिड़की खोली तो हवा कुछ अजीब थी। नीचे वीरेंद्र नहीं था, पर नीम के तने पर एक तीर गड़ा था, जिसमें वही पत्थर बंधा था, चांद के आकार वाला। उस पर लिखा था, जब तक सांस है खिड़की की ओर देखता रहूंगा, चाहे परछाइयां ही क्यों ना हो। रानी ने आंखें बंद की और पहली बार उन्हें डर लगा कि शायद ये प्रेम अब सिर्फ चांदनी में नहीं रहेगा, बल्कि आग में भी उतर जाएगा। राजमहल के गलियारों में उस समय एक अजीब सी हवा बह रही थी, जो शांत थी पर भीतर कुछ हलचल छिपाए हुए थी। रानी देवयानी अब पहले जैसी नहीं थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, पर उनकी आंखों में छुपा भय कोई भी समझ सकता था।
राजा भानुदेव अपने दरबार में व्यस्त थे, पर उनके भीतर का संदेह अब परछाई बनकर हर जगह उनका पीछा कर रहा था। उन्हें लगता था कुछ है जो उनकी नजरों से ओझल है, कुछ जो राजमहल की दीवारों के भीतर धीरे धीरे सांस ले रहा है। एक रात जब वे अपने शयन कक्ष से निकले तो देखा कि रानी की खिड़की खुली हुई है। नीचे कोई नहीं था, पर हवा में किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। राजा ने धीमे से कहा, दीवारें भी अब मुझे धोखा देने लगी हैं। अगले दिन उन्होंने अपने विश्वसनीय सैनिक को बुलाया। नाम था राघव। राघव, उन्होंने कहा, रानी के आसपास जो भी होता है सब पर नजर रखो, पर किसी को खबर न होने पाए। राघव ने सर झुकाया। जैसा आदेश महाराज। उसी शाम जब वीरेंद्र अपने नए पहरे पर था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर सब सामान्य था। फिर भी उसके मन में बेचैनी थी। रानी उस रात अपनी खिड़की पर नहीं आई। बादलों से ढका आसमान, बुझी हुई दीपक की लौ और खाली आंगन, सब कुछ वीरेंद्र को अनजाना और डरावना लग रहा था। 2 दिन बीत गए। तीसरी रात जब चांद फिर से उगा, खिड़की खुली और रानी ने धीरे से कहा, वीरेंद्र। उसकी आवाज थकी हुई थी, जैसे किसी ने उससे उसकी सांसें भी छीन ली हों। वीरेंद्र ने ऊपर देखा। महारानी, आप ठीक हैं? रानी ने जवाब दिया, अब महल की दीवारों के भी कान हो गए हैं वीरेंद्र। राजा को कुछ आभास हो गया है। किसी को कुछ मत कहना, किसी से मिलना मत। वीरेंद्र ने कहा, अगर मैं ना मिला तो ये खामोशी मुझे मार देगी। रानी ने अपनी आंखें बंद की। कभी कभी जिंदा रहने के लिए छिपना पड़ता है। और वो चली गई। वीरेंद्र वहीं खड़ा रहा, हवा से लड़ता हुआ। अगले दिन महल में अफवाहें फैल गईं कि रानी बीमार है। डॉक्टर, वैद्य सब बुलाए गए, लेकिन किसी को भीतर नहीं जाने दिया गया। केवल दासी यामिनी को अनुमति थी। उसने वीरेंद्र को चुपके से खबर दी, रानी आपकी याद में है, लेकिन डर बहुत है। वीरेंद्र ने कहा, डर केवल उन्हीं को होता है जो कुछ खोने से डरते हैं। मैं तो पहले ही सब खो चुका हूं। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उस रात उसने अपनी तलवार दीवार से टिका दी और नीम के नीचे प्रतीक्षा करने लगा। चांद बादलों में छिपा था। अचानक कदमों की आहट आई, पर वो रानी नहीं थी, वो राघव था। उसने कहा, वीरेंद्र, राजा ने तुम्हें बुलाया है, अभी। वीरेंद्र के दिल में कुछ सिहरन सी हुई, पर उसने सर झुका लिया। आदेश मान्य है महाराज। जब वो दरबार पहुंचा तो राजा भानुदेव सिंहासन पर बैठे थे। उनकी नजरें ठंडी थीं। वीरेंद्र, तुम बहादुर सिपाही हो। तुम्हारी निष्ठा की चर्चा पूरे राज्य में है। वीरेंद्र ने कहा, आपकी कृपा है महाराज। लेकिन, राजा ने कहा, निष्ठा केवल राज्य की नहीं होती, महारानी की भी होती है। और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ, क्या महारानी इन दिनों अकेली रहती हैं? वीरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही उसका उत्तर बन गई। राजा मुस्कुराए। बहुत अच्छा, मौन ही सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत होता है। उन्होंने अपने मंत्री की ओर देखा और आदेश दिया, कल से सिपाही वीरेंद्र को सीमा पर तैनात किया जाए। वहां दुश्मन बढ़ रहे हैं, शायद उसकी बहादुरी वहां काम आए। वीरेंद्र ने प्रणाम किया। जैसा आदेश। उसने कोई विरोध नहीं किया, बस एक बार राजा की आंखों में देखा और समझ गया कि खेल अब शुरू हो गया है। उस रात जब वो अपने कमरे में लौटा तो उसने अपनी तलवार उठाई और बाहर देखा। रानी की खिड़की अंधेरी थी। हवा में कोई आवाज नहीं थी, पर उसकी आत्मा पुकार रही थी। सुबह जब सूरज उगा, वीरेंद्र किले से निकल चुका था। लेकिन जैसे ही वो रवाना हुआ, रानी ने अपनी खिड़की से देखा। धूल उड़ रही थी और उस धूल के पार उसकी झलक खो गई। उनके होठों पर एक शब्द फिसला, वापस आना। अगले कई दिनों तक महल में सन्नाटा रहा। रानी अब अपने कमरे से कम ही बाहर निकलती थी। राजा ने समझा कि उनका संदेह अब खत्म हो गया है, पर उन्हें नहीं पता था कि प्रेम की जड़ें मिट्टी में नहीं, आत्मा में होती हैं और आत्मा को आदेश से नहीं बांधा जा सकता। एक दिन जब सीमा से दूत आया तो उसने कहा, महाराज, वीरेंद्र ने अकेले ही दुश्मनों को पीछे हटा दिया है। वो घायल है पर जिंदा है। राजा ने राहत की सांस ली, पर रानी के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने कहा, दूत को मेरे पास भेजो। दूत आया और रानी ने उसे कुछ नहीं कहा, बस एक चांदी का कड़ा उसके हाथ में थमा दिया। जब वीरेंद्र को होश आए, यह उसे दे देना। कहना यह उसे उस खिड़की की याद दिलाएगा जहां से चांद उगता है। उस रात रानी ने पहली बार खुद को आईने में देखा। आंखों के नीचे थकान, चेहरे पर पीड़ा, पर दिल में एक अजीब सी शांति। उन्होंने कहा, कभी कभी प्रेम जीतता नहीं, बस टिका रहता है। और बाहर आसमान में चांद फिर से उगाया था, जैसे वो दोनों के बीच कोई अदृश्य पुल बना रहा हो। पर महल की परछाइयां अब भी शांत नहीं थीं, क्योंकि राघव ने देखा था कि रानी ने दूत को कुछ दिया था।
और उसने ये बात राजा तक पहुंचाने की ठान ली थी। राजमहल की सुबह उस दिन अजीब रूप से शांत थी, जैसे हवा खुद किसी रहस्य को छिपा रही हो। रानी देवयानी अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी, वही खिड़की जहां से उन्होंने पहली बार वीरेंद्र को देखा था। अब वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली आंगन और नीम का पेड़ जो हर झोंके के साथ बीते वक्त की याद दिलाता था। उनके हाथ में वो पत्थर था, वही चांद के आकार वाला जो कभी वीरेंद्र ने रखा था। उन्होंने उसे अपनी हथेली में दबाया और कहा, हर कहानी का अंत नहीं होता, कुछ बस ठहर जाती है। उसी समय राघव राजा के पास गया। महाराज, मुझे एक बात कहनी है। राजा ने नजर उठाई। कहो। राघव ने कहा, रानी ने सीमा पर भेजे गए दूध को कुछ दिया था, मैंने देखा वो किसी सिपाही के नाम था। राजा की आंखों में सन्नाटा उतर आया। क्या? जी महाराज, वो एक कड़ा था, शायद वही सिपाही वीरेंद्र। राजा खामोश हो गए। कुछ पल बाद बोले, उस सिपाही को राजमहल वापस बुलाया जाए, मैं स्वयं उससे मिलूंगा। उस शाम जब सूरज डूबने लगा, दूर सीमा से घायल वीरेंद्र को किले में लाया गया। उसका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में वही शांत विश्वास। रानी जब ये खबर सुनी तो उनके दिल में कुछ टूट सा गया। खुशी अब है, खुद उन्हें भी नहीं पता। जब वीरेंद्र को दरबार में लाया गया, राजा सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने कहा, वीरेंद्र, तुमने युद्ध में वीरता दिखाई, राज्य तुम्हारा ऋणी रहेगा। वीरेंद्र ने झुककर कहा, यह मेरा कर्तव्य था महाराज। राजा उठे और धीमे स्वर में बोले, कर्तव्य कभी कभी दिल की आवाज से टकरा जाता है सिपाही। क्या तुम जानते हो कि रानी ने तुम्हें एक उपहार भेजा था? वीरेंद्र का चेहरा स्थिर रहा। महाराज, रानी मेरे लिए श्रद्धा का प्रतीक है, उनका कोई भी आदेश मेरे लिए आशीर्वाद के समान है। राजा ने उसकी आंखों में देखा, कुछ तलाशते हुए, कुछ परखते हुए। फिर उन्होंने कहा, जाओ विश्राम करो, तुम्हारा कर्तव्य अब यहां समाप्त है। वीरेंद्र ने सिर झुकाया और चला गया, लेकिन राजा का दिल अब शांत नहीं था। उसी रात उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी के महल के आसपास पहरा बढ़ा दिया जाए। हवा में डर की गंध थी। रानी अपने कमरे में बैठी थी जब दासी यामिनी भागती हुई आई। महारानी, खबर है कि राजा आपको देखना चाहते हैं। रानी ने गहरी सांस ली। अब वक्त आ गया है। जब वो दरबार में पहुंची, राजा खिड़की की ओर देख रहे थे। देवयानी, क्या तुम जानती हो कि मैं क्या सोच रहा हूं? रानी ने शांत स्वर में कहा। राजाओं के विचार पढ़ पाना आसान नहीं महाराज। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी तुम्हारे पास शायद इसका उत्तर है। क्या तुम मुझे बताओगी कि वीरेंद्र तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? रानी ने नजरें झुका ली, फिर धीरे से कहा, वो वही है जो आपकी तलवार के लिए ढाल है, बस उतनी ही दूरी पर और उतनी ही आवश्यक। राजा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे और उसके बीच कुछ अधिक है? रानी ने बिना हिचक के कहा, तो मैं कहूंगी कि महल की दीवारें अब सच्चाई नहीं, डर की गवाही देती है। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस खिड़की के पार देखा, जहां से चांदनी महल की दीवारों पर गिर रही थी। उसी रात अचानक महल में हल्ला मच गया। किसी ने नीम के पेड़ के पास एक घायल सिपाही देखा। जब पहरेदार पहुंचे तो देखा वो वीरेंद्र था, गंभीर रूप से घायल, मगर होश में। किसी ने उसकी पीठ पर वार किया था। उसे अंदर लाया गया और रानी उस दृश्य को देखकर खुद को रोक नहीं पाई। वो दौड़ती हुई पहुंची और उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। वीरेंद्र, उसने मुश्किल से आंखें खोली। महारानी, आप? उसके होंठ कांपे। शांत रहो, रानी ने कहा, तुम ठीक हो जाओगे। वीरेंद्र ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, बस ये कि जब मैं ना रहूं तो आप खिड़की बंद मत करना। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर वो मुस्कुराया। हर सिपाही को एक आखिरी पहरा देना होता है महारानी, मेरा शायद आज है। और उसके बाद उसकी सांसें धीमी होती चली गईं। रानी चुप रही। चारों तरफ सन्नाटा था। राजा पास खड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखों में पछतावा और क्रोध एक साथ था। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने उसे दुश्मन समझा, पर वो तो मेरा सबसे सच्चा सैनिक था। रानी उठी, उनके आंसू अब सूख गए थे। महाराज, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, बलिदान से साबित होते हैं। आपने एक वफादार सिपाही खोया है और मैंने। उनकी आवाज रुक गई। उन्होंने चांद के आकार वाला पत्थर वीरेंद्र के सीने पर रखा और कहा, ये अब वहीं रहेगा जहां उसकी नजरें ठहरती थी। सुबह जब सूरज उगा तो महल की दीवारें फिर से शांत थीं, पर भीतर की हवा अब पहले जैसी नहीं थी।
वीरेंद्र का शरीर राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया। और उसी दिन रानी ने अपनी खिड़की बंद कर दी, हमेशा के लिए। कहा जाता है कि उस रात जब चांद मेहरानगढ़ पर पूरी तरह फैला तो महल के नीम के नीचे दो परछाइयां थीं, एक रानी की, दूसरी सिपाही की। हवा से किसी ने फुसफुसाते हुए सुना, खिड़की तो बंद हुई, पर चांदनी अब भी वहीं ठहरी है।